हेलो माय डियर वंस। आज बात थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में वॉइस बॉक्स से थोड़ा सा नीचे एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और वो थोड़े से हार्मोन्स वो हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ पे बॉडी पे असर डालती है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करता है और थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देता है टू रिलीज T3 और T4। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कितना एफिशिएंट है उसके हिसाब से ही आपका थायराइड ग्लैंड काम करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड की एफिशिएंसी के लिए। आज हम उस पर बात नहीं करके आज हम दो कॉमन थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और 90% केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म ही सामने आता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बहुत कम बात हुई है। तो आज हम ज़्यादा बात हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में करेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या फ़र्क है ये नाम से ही पता चल रहा है। हाइपो मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी होना बॉडी में। हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बन रहे हैं। तो दोनों ही जो कंडीशंस हैं ये बहुत सीरियस हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जब भी हमारी बॉडी में कोई खराबी आने लगती है तो हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन ज़रूर देती है कुछ सिम्टम्स के रूप में। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट को कैसे पता चलता है या हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट को कैसे पता चलता है? दोनों ही केसेस में सिम्टम्स होते हैं। जैसे हाइपो में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होना, बाकी लोगों के लिए जो टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो आपके लिए कुछ ठंडा होगा, और हाइपर में उल्टा होता है, आप कुछ ज़्यादा ही वार्म फील करते हैं। वेट गेन होना या रैपिडली वेट का लूज होना, रैपिड हार्ट बीट का होना। हाइपो में क्या होता है कि आपके पफी फेस, पफी आईज, स्वेलिंग की यानी वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम होती है। और हाइपर में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे रैपिड वेट लॉस, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनों का तेज़ होना, एंजाइटी होना। दोनों ही केसेस में जो सिम्टम्स कॉमन होते हैं वो होता है फटीग यानी थकावट। ऐसी थकावट जो पूरी रात सोकर भी नहीं जाती, सुबह उठते ही आप अनफ्रेश फील करें, ऐसी थकावट। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? बल्जिंग आईज, नेल थिकनिंग, नाखून का थिकन हो जाना, और हाइपो में स्किन का ड्राई हो जाना। तो इस तरह से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। इनके कारण क्या हैं? इनके कारण कई हो सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज होना भी इसका कारण हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कई चीज़ों से डैमेज हो सकता है, जैसे किसी की रेडिएशन थेरेपी हुई हो, या ओवर मेडिकेशन हुआ हो, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्ट्रेस रहा हो, क्रॉनिक स्ट्रेस रहा हो। आयोडीन लेवल्स का एबनॉर्मल होना, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स, जो बाय बर्थ ही कईयों का थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम होना। और एक और बहुत कॉमन रीज़न होता है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी का हो जाना। अब चूंकि आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म पर ज़्यादा बात करने जा रहे हैं तो अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि पेशेंट इतना वेट लूज करता है और उसको हर वक्त भूख लगी रहती है, वो थका हुआ रहता है, रैपिड हार्ट बीट रहती है, और बहुत स्वेटिंग रहती है बॉडी में, मसल्स की बहुत वीकनेस हो जाती है, और हैंड शेकिंग और वो ट्रेमर जैसा भी फील होता है, हाथ भी कांपते हैं। कई बार अपर फीट और स्किन में कुछ रेड रैशेस भी आ सकते हैं, और फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी हो सकते हैं। बहुत ड्राई और ब्रिटल हेयर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है कि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट के साथ डाइट आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार हैं उन्हें अपना आयोडीन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको आयोडीन नहीं लेना है।
उनको अपनी ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयोडीन लेवल्स ना हो। अब जैसे आपका जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो आप बिल्कुल मत लीजिए। तो एक लो आयोडीन डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स के लिए। सो लो आयोडीन फूड्स में क्या क्या आता है? आप एक तो आयोडीन वाला नमक नहीं लेंगे, एक आप एग वाइट्स ले सकते हैं, और कॉफ़ी या चाय वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप लेते हैं तो उसे विदाउट मिल्क लीजिए, डीकैफिनेटेड होनी चाहिए वो। अगर आप नट्स ले रहे हैं तो वो अनसॉल्टेड होने चाहिए, नट बटर्स भी अनसॉल्टेड होने चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं। क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स की फैमिली में आपकी ब्रोकली, बॉक चॉय, कैबेज, गोभी ये सब आ जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। उसमें पहला इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन। हम सभी जानते हैं कि आयरन नाम का ये मिनरल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ये। तो आपको आयरन काफ़ी सारी चीज़ों से मिल जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, नट्स, पोल्ट्री, इन सब से आपको आराम से आयरन मिल जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके थायराइड की हेल्थ के लिए वो है सिलेनियम। सिलेनियम जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अब सिलेनियम जो है वो आपको तब मिलता है, तब भी मिल जाता है जब आप विटामिन B6 रिच फूड खाते हैं, क्योंकि विटामिन B6 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिलेनियम इन द बॉडी। तो सिलेनियम के लिए आप ये सब फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, ब्राज़िल नट्स, चिया सीड्स और पोल्ट्री। ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन B6 और सिलेनियम आपको इससे भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके थायराइड के लिए वो है जिंक। जिंक जो है वो आपके फूड में से एनर्जी यूज़ करने का हेल्प करता है आपके बॉडी के सेल्स को। जिंक आपके इम्यून सिस्टम को और आपके थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो आपको जिंक मिलेगा इन सभी चीज़ों से, जैसे कि आपका काबुली चना, चिकपीस जिसे हम कहते हैं, काबुली चना, मशरूम्स, कोको पाउडर, पंपकिन सीड्स और काजू, इन सब से आपको भरपूर मात्रा में जिंक मिल जाता है। अब कैल्शियम और विटामिन डी थायराइड पेशेंट्स के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या करता है? आपके बोन्स और टीथ को ब्रिटल कर देता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके टीथ और बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और इनका सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लीमेंटेशन हमेशा डाइट से कीजिए, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लेने से बचिए। तो आपको विटामिन डी जो है वो सनलाइट से आराम से मिल जाता है। आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 20 मिनट्स के लिए अपनी बेयर स्किन को एक्सपोज करना होता है सन की तरफ, और आपका विटामिन डी उससे ऑप्टिमाइज होने में बहुत हेल्प मिलती है। कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको कैल्शियम दे सकती हैं? तो किन चीज़ों से आपको कैल्शियम मिल सकता है? आपकी पालक से आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का कैल्शियम मिलता है। आपके सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी आपका दही, दूध, पनीर, इन सब से आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। वाइट बीन्स, आपकी भिंडी, तिल यानी सेसमे सीड्स, तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फैट्स में आप नॉन डेयरी फैट्स का इस्तेमाल कीजिए जो गुड फैट्स हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप गुड फैट्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आपका एवोकाडो और आपका फ्लैक्स सीड्स, जितने भी ये नट्स और सीड्स हैं ये दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। फ्लैक्सीड ऑयल, कोकोनट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत गुड फैट्स के सोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं ये गुड फैट्स के। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करते हैं, हमारे सेल में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं।
तो अब आपको इन द नटशेल मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। उसमें आपको अवॉइड करना है एक्सेस आयोडीन। तो उसमें सबसे पहले आप अवॉइड करेंगे जो पैकेट में नमक आता है, आपका आयोडीन वाला नमक आप नहीं लेंगे। आप सी फूड भी नहीं लेंगे क्योंकि सी फूड में बहुत ज्यादा नेचुरल आयोडीन होता है। सो फिश, सीवीड, केल्प, प्रॉन्स, सुशी, लॉबस्टर, नोरी, एल्गी, ऐसी चीजें बिल्कुल मत लीजिए अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। आयोडाइज्ड वाटर भी मत लीजिए और साथ में आप एग का योल्क मत लीजिए, जो एग का पीला हिस्सा होता है उसे भी आप अवॉइड कीजिए अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत है। कुछ लोग जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, जो आपको एक ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या नहीं। अगर आपको ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है तो आप ग्लूटेन को अवॉइड कीजिए क्योंकि ग्लूटेन अवॉइड करने से इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी नहीं भी है तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ग्लूटेन को अवॉइड करना एक सेंसिबल डिसीजन है। ग्लूटेन जो है वो काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आपका व्हीट, राई, बार्ली, मैदा। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को सोय भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि सोय में आयोडीन नहीं होता है, लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म की मेडिकेशन में इंटरफेयर करता है। सोय मिल्क, टोफू, सोय सॉस, सोय बेस्ड क्रीमर्स, ये सब अवॉइड कीजिए आप अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत, ये सब अवॉइड कीजिए। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, इसीलिए उन्हें कैफीन भी अवॉइड करना चाहिए। सो हाइपरथायरॉयडिज्म चाहे वो प्रिवेंटेबल नहीं है लेकिन वो ट्रीटेबल है। इंजॉय होम कुक्ड फूड विद अ लो सोडियम डाइट। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स इन रेस्टोरेंट्स, मैरिनेड्स, सॉसेस, ये सब आप अवॉइड कीजिए। दीज मे कंटेन एडिड आयोडीन। जब भी आप लो आयोडीन डाइट में जाते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, टू गेट इनफ विटामिन डी और कैल्शियम। तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए ताकि वो आपकी इस तरह से डाइट कंस्ट्रक्ट करें कि आपको इन मिनरल्स की बिल्कुल भी डेफिशिएंसी ना हो। I hope this information on hyperthyroidism should be useful to you. Thank you so much for watching.